विविधा विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा। विविधा के सभी सुनने वालों को यूनुस खान और ममता सिंह का नमस्कार। ममता जी, विविधा कार्यक्रम में आज आप पहली बार आई हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप तो जानती हैं कि विविधा वो कार्यक्रम है जिसमें हम संग्रहालय से बहुत ही अनमोल रिकॉर्डिंग्स आपके लिए लेकर आते हैं। यूनुस जी, विराम अगर दें तो मैं शुक्रिया अदा कर दूं आपका और सभी श्रोताओं का, और विविधा कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए शुक्रिया। और आज हम जो आए हैं तो बहुत सारी चीजें लेकर आए हैं, बहुत सारी सौगात लेकर आए हैं, तोहफे लेकर आए हैं। क्या बात है, इनायत करम मेहरबानी। और हाल ही में 8 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हमने मनाया और विविध भारती ने महिला सप्ताह मनाया। बिल्कुल, हमने आपको गुलाब का फूल दिया था, भूल गए आप उस दिन के लिए? जी बिल्कुल याद है। और ये भी बता दें कि विविध भारती से तमाम तरह के तोहफे हमने पेश किए सभी श्रोताओं के लिए, और आज भी ढेर सारे तोहफे लेकर आए हैं। आज एक खास तोहफा ये है कि फिल्मी दुनिया की एक खास हस्ती है, ड्रेस डिजाइनर के रूप में जिन्हें हम जानते हैं, और उन्हें फिल्म गांधी के लिए ऑस्कर पुरस्कार से नवाजा गया था, तो उनकी बातचीत भी लेकर हम आए हैं। हम समझ गए आप भानु अथैया की बात कर रही हैं, क्योंकि जो एक जमाना था जब जनरल नॉलेज की बुक्स में ये सवाल बहुत हुआ करता था, कंपटीशन एग्जाम्स में भी हुआ करता था कि भारत की वो कौन सी महिला ड्रेस डिजाइनर हैं जिन्हें ऑस्कर से सम्मानित किया गया। तो बता दें कि भानु अथैया से बात की है डॉक्टर अचला नागर ने, तो सुनते हैं वही बातचीत। ममता जी, अचला नागर जानी मानी लेखिका भी हैं, साहित्य की लेखिका, फिल्मों की लेखिका और विविध भारती की हमारी पुरानी साथी भी हैं। जी सुनते हैं ये बातचीत। आप ये बताएं कि यहाँ तो आप फिल्मों से जुड़ी हुई थी ही, ये गांधी के लिए आपको अचानक कैसे ऑफर मिला? गांधी फिल्म जब अनाउंस हुई थी तो उस टाइम उनकी जो प्रोडक्शन यूनिट यहाँ आई थी, उस टाइम सर रिचर्ड एटनबरो को मिलने के लिए गांधी फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर ने मुझे एक अपॉइंटमेंट दी। और कास्टिंग डायरेक्टर की ये ड्यूटी होती है कि हर एक डिपार्टमेंट के लिए कैपेबल कैंडिडेट का इंटरव्यू डायरेक्टर के साथ किया जाता है। तो कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट के लिए उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट दी, और जब मैं मिलने को गई थी सर रिचर्ड को, तो मैंने कागज़ के ऊपर मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जॉब एक्सपीरियंस और जितने फॉरेन फिल्म्स के ऊपर मैंने काम किया था 1955 से लेके आज तक करीब करीब 300 पिक्चर के ऊपर मैंने काम किया है। उसमें से गुरुदत्त जी के लिए जो पिक्चर्स की, और गुरुदत्त जी की, माफ कीजिएगा, कोई नाम बताइए किसी पिक्चर? चौधरी का चांद, साहिब भी गुलाम। क्या बात है, यादगार पिक्चर है ये तो। जी, सुनील दत्त की रेशमा और शेरा पिक्चर। अच्छा अच्छा। और आम्रपाली बुद्धिस्ट पीरियड की जी। और ये सिद्धार्थ पिक्चर कॉनराड ब्रुक्स की। तो इतने सारे पिक्चर्स का नाम मैंने वो कागज के ऊपर लिखा था। और वो जब पेपर सर रिचर्ड ने देखा तो उन्होंने ये कहा कि अभी मेरे डिपार्टमेंट के लिए जैसे डिजाइनर की मुझे जरूरत थी, वो रिक्वायरमेंट मेरी अभी तो पूरी हो गई है। इसके बाद आप सिर्फ मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, आप काम कब से शुरू करना चाहती हैं? तो वैसे माफ कीजिए, बात कब की है? ये अगस्त की होगी, जुलाई 80। हाँ। और उसके बाद मैंने ये बताया कि ये पिक्चर का स्क्रिप्ट बहुत इंस्पायरिंग है, और ऐसे स्क्रिप्ट के ऊपर काम करना मैं अपना बहुत बड़ा भाग्य समझती हूँ। और जो मैंने 30 साल में जो हिंदुस्तान के कॉस्ट्यूम्स के बारे में जो स्टडी किया है, और हिंदुस्तान जो देखा है, हिंदुस्तान का कल्चर जो मैंने अपने में एब्जॉर्ब करने की कोशिश की है, उसके लिए ऐसा मौका जो आया है, उसके लिए मैं अपना बहुत बड़ा लक्ष्य समझती हूँ। तो उसके लिए मैं काम करने के लिए मेरी तो कोई मना नहीं है, लेकिन जो मेरे हाथ में अभी इस वक्त काम है उसको मैं अच्छी तरह से पूरा करना चाहती हूँ। उसके बाद मैं ये पिक्चर का काम हाथ में ले लूँगी। तो जो प्रोडक्शन का काम था उसका प्लानिंग पीरियड 2.5 का पीरियड जो था वो 1 सितंबर से शुरू होता था। सिर्फ आपको यानी कि 2.5 महीने मिले इतनी बड़ी पिक्चर? 2.5 महीने। अच्छा। तो 2.5 महीने के अंदर मुझे रिसर्च, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन सारा तैयार करके 27 नवंबर से हमको शूटिंग करने के लिए सारी चीजें तैयार रखना जरूरी था। तो भानु जी, रिसर्च के तहत आपने क्या किया खास? रिसर्च के लिए जो दिल्ली में बड़ी बड़ी गांधी म्यूजियम्स है, हाँ जी,
बिरला हाउस म्यूजियम, देन वो राजघाट पे जो 2 बड़ी म्यूजियम्स है वो, और नेहरू म्यूजियम, ये सारी मैंने अच्छी तरह से देखी। उसमें से फोटोग्राफ्स मैंने कुछ सिलेक्ट किए। गांधी जी के लाइफ के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्री बिरला हाउस में दिखाई जाती है वो मैंने बार बार देखी है, और बहुत सारे पब्लिकेशंस में से मैंने फोटोग्राफ्स इकट्ठा किए, और उनका बेस लेके मैंने स्क्रिप्ट के हिसाब से कॉस्ट्यूम्स का प्लानिंग किया। अब ये स्क्रिप्ट के अंदर हिंदुस्तान के सारे प्रांत, सारे जाति और सारे धर्म के लोगों के कॉस्ट्यूम्स करना बहुत ज़रूरी था। और उसके अलावा जो मेन कैरेक्टर्स है, जैसे गांधी जी, कस्तूरबा, पंडित जी, ये कैरेक्टर्स 40-50 साल के अंदर उनके आचार विचार कैसे बदले। शुरू में उनके ड्रेसेस कितने वेस्टर्नाइज थे। गांधी जी तो वहाँ बाहर भी रहे। अफ्रीका में गांधी जी के ड्रेसेस जो है वो तो टोटली यूरोपियन ड्रेसेस है। तो उसके बाद में जब उन्होंने हिंदुस्तान का फ्रीडम स्ट्रगल का काम शुरू किया, उसके बाद में जो उनके विचार बदले, तो उसके साथ साथ उन्होंने फॉरेन के कपड़े छोड़ के हिंदुस्तान के तरफ आने की कोशिश की। और हर एक लीडर ने पहले एक नोटिसेबल जो चीज़ दिखती है कि हर एक ने अपने कम्युनिटी का वार्डरोब है, उसमें से अपने इंस्पिरेशन लेके कपड़े बनाए। जैसे गांधी जी जब अफ्रीका से हिंदुस्तान आते हैं, अगर आपने गांधी फिल्म देखी होगी तो वो जो बैलेट पियर का जो सीन है उसमें गांधी जी ने अपने कम्युनिटी का काठियावाड़ी अंगरखा और काठियावाड़ी पगड़ी पहनी है। और इसी तरह दूसरे लीडर्स भी बाद में जब गांधी जी के इन्फ्लुएंस में आते हैं, तो पंडित जी ने भी जब वो वेस्टर्न ड्रेसेस छोड़ दिए और हिंदुस्तानी ड्रेसेस पहनना शुरू किया, तो जैसे कश्मीरी ब्राह्मण्स ड्रेस पहनते उसी तरीके से उन्होंने धोती कुर्ता पहनना शुरू किया। तो ये जो एवोल्यूशन है ये मैंने कॉस्ट्यूम्स में दिखाने की कोशिश की है। और उसके साथ साथ ये गांधी फिल्म की जो कहानी है 19वीं सदी का आखिर से शुरू होती है और 1948 में ख़त्म होती है। तो ये जो चेंज ऑफ कॉस्ट्यूम्स उस पीरियड से लेके 48 तक जो हुआ है वो भी मैंने कॉस्ट्यूम्स के थ्रू दिखाने की कोशिश वो की तो है। बिल्कुल साफ जाहिर होता है। तो ये तो रही आपकी रिसर्च की बात और प्लानिंग की बात। उसके बाद आपने वो जो आपकी कॉस्ट्यूम्स जबकि आपको उनको तैयार करवाना पड़ा होगा, तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ा होगा कि उसका जो कोई खास तरह का कपड़ा या कोई खास तरह की सिलाई, उस सब भी आपने ध्यान दिया होगा। हाँ, उसके लिए भी हमने बहुत मेहनत की। और शायद आपने किसी अखबार में ये पढ़ा भी होगा कि पंडित जी के जब हमने ड्रेसेस किए तो उसके लिए रेफरेंस के लिए हमको पंडित जी के अपने ड्रेसेस देखने का मौका मिला। नेहरू म्यूजियम में नेहरू जी के कपड़े प्रिजर्व किए हैं, तो उनके शेरवानी का कट, उनके टोपी का कटिंग, फैब्रिक्स, उसका पूरा फिनिशिंग का हमको उससे पूरा अंदाज मिला। और उनके जूते जहाँ से बनते थे वहाँ जाके हमने उनके जूते भी बनवाए। तो जितना हम लोग उसके ऊपर मेहनत करने का चांस था इतना हमने पूरा मेहनत कर दिया। अच्छा, उसके बाद फिर आप ये बात हुई, फिर आई शूटिंग का मौका। आप सेट्स पर भी अक्सर रही होंगी। हाँ, फॉरेन फिल्म में ये एक चीज़ बड़ी होती है कि कॉस्ट्यूम, जैसे हम हिंदुस्तानी फिल्म में कॉस्ट्यूम जब बनाते हैं तो कॉस्ट्यूम बनने के बाद उसका पार्सल बांध के हम लोग कंपनी वाले को दे देते हैं। उसके बाद में वार्डरोब मैन और आर्टिस्ट और डायरेक्टर, ये इन लोगों में ड्रेस कभी अच्छा भी बनता है, कभी बुरा भी बन जाता है। फॉरेन फिल्म्स की जितनी पिक्चर्स होती है तो उसमें उनकी एक टर्म एंड कंडीशन होती है। वो ये होती है कि शूटिंग के टाइम पे आर्टिस्ट ड्रेस पहनने के बाद में डायरेक्टर का अप्रूवल होना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा। और इसके लिए मैंने वो राइट टिल द एंड, पिक्चर के एकदम लास्ट शॉट तक मैं शूटिंग के सेट पर प्रेजेंट रहती थी। और लंदन में जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई उसका भी मैं ड्रेस का डिटेल चेकअप करने के लिए वहाँ भी जाकर मैं प्रेजेंट रही थी। अच्छा, तो एक बात और सवाल भानु जी कि जिस तरह की आपने बताया कि इतनी मेहनत आपकी, पहले की प्लानिंग, फिर सेट्स पर आपका जाना,
तो जिस तरह से मेहनत आपने गांधी के साथ आपको की, इस तरह से क्या आपको हमारे भी किसी पिक्चर आपको कोई याद आती हो, जिसके साथ आपको इसी तरह से लगातार? मैंने रेशमा और शेरा के लिए इसी तरह से काम किया था। हाँ। अब ये ऐसे काम करने का चांस, जब ये शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट होती है तो ये उसी टाइम करने का चांस आता है। अगर पिक्चर 4, 5, 6 साल तक चलती रहती है और वो भी छोटे छोटे एक एक सीन का शूटिंग आस्ते आस्ते करके चलता है, तो ये काम करना बहुत मुश्किल होता है। तो रेशमा शेरा एक पिक्चर है, दूसरी निकाह है। ये 2-3 पिक्चर्स में शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट की वजह से काम अच्छा हुआ है। आप ये बताइए कि यहाँ जो काम करने का ढंग है, उससे आपको किस तरह की शिकायतें हैं? शिकायत यह है कि एक तो कॉस्ट्यूम डिजाइनर के पास पूरी स्क्रिप्ट कभी नहीं मिल पहुंचती है। अच्छा। उसके लिए मेरा ख्याल है कि बहुत सी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होगी। एक तो स्क्रिप्ट भी कभी कभी तैयार नहीं होता है, और स्क्रिप्ट तैयार भी होगा तो भी बहुत सारे डायरेक्टर लोग ऐसा समझते हैं कि कॉस्ट्यूम डिजाइनर को स्क्रिप्ट का डिटेल मालूम होना कोई ज़रूरी नहीं है। अच्छा। अगर मैंने डिजाइनर को इतना कहा कि भाई ये हैप्पी सीन है या सैड सीन है और इसमें रोमांटिक ड्रेस बनाइए, तो उससे वो उनको ड्रेस बनाने के लिए काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन मेरे हिसाब से कॉस्ट्यूम डिज़ाइन का इतना कंट्रीब्यूशन फिल्म के लिए हो सकता है कि जिससे एक फर्स्ट लुक से ही ऑडियंस को ये पता चल सकता है कि ये कैरेक्टर क्या है, ये कैरेक्टर के आचार क्या है, ये कैरेक्टर के विचार क्या है, ये अभी उसका मूड क्या है, वो कहाँ से आया है, वो कहाँ जा रहा है। ये सारी चीजें ड्रेस में दिखाने का कॉस्ट्यूम डिजाइनर के हाथ में चांस रहता है। जितना आप इंफॉर्मेशन कॉस्ट्यूम डिजाइनर को दे सकते हैं, उसका फायदा आपको स्क्रीन पर मिल सकता है। अच्छा, एक बड़ा दिलचस्प सवाल मेरे दिमाग में आया है। मान लीजिए एक हीरोइन है और उसका जो हीरो है, उसका जो प्रीतम है, उससे एक बहुत प्यार के बाद कुछ ऐसे हालात हो गए हैं कि उसको एक लंबी जुदाई बर्दाश्त करनी पड़ रही है, और शाम का वक्त है और जैसा उसको अंधेरा बाहर लग रहा है वैसे ही अंधेरा उसके अंदर है। तो आप क्या क्या चीजें ध्यान में रखेंगी, किस तरह के कॉस्ट्यूम को आप सोचेंगे उसके लिए? ये तो आप तो मेरी एग्जामिनेशन ले रही है इस वक्त, ऐसे लगता है। तो देखिए, एक तो इसके लिए जो बैकड्रॉप है, जो सेटिंग है, उसका ख्याल रखना चाहिए। और ये जो बिजनेस ऑफ द सीन है कि वो जो दोनों एक्टर्स का मूड है, वो उसका डेवलपमेंट क्या होता है, उसका मुझे अपने माइंड में रखना चाहिए। अब ये सीन में अगर मैं कोई ब्राइट कलर का ड्रेस बना के दे दूं, तो जो पूरा ड्रेस का बिजनेस है वो उसका मूड मेरे ड्रेस से खत्म हो सकता है। अच्छा, उसका असर आपके ख्याल से कहानी पर, उस पर, सब पर पड़ता है फिर? तो जरूर होगा जी। एक ड्रेस अगर ऑड कलर में या ऑड डिजाइन में आएगा तो कितनी भी सीरियस चीज डायरेक्टर को सीन में दिखाने की होगी, तो वो एक जारिंग कलर वो पूरा उसका जो मेहनत है वो पूरा खत्म कर सकता है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि ये जो आपने बात की बहुत ही बारीक बात है मेरे ख्याल से। तो यहाँ पर हमारे यहाँ जो आर्टिस्ट हैं, तो क्या इस बात पर आपसे कहीं बहस भी हो जाता है लेकर के कि आप जो चाहती हो कहानी की मांग के हिसाब से कॉस्ट्यूम डिजाइन करती हो, उसका कलर वगैरह, और उसके बाद वो उसमें कोई रद्दो बदल करवाना चाहते हो? नहीं, लकीली मेरे साथ तो आर्टिस्ट लोगों का ऐसा कोई टेंशन नहीं होता है। वो आर्टिस्ट लोग जानते हैं कि मैं उनके इंटरेस्ट पूरे अपने माइंड में रख के उनके डिजाइनिंग का प्लानिंग करती हूँ, और जो स्क्रीन पे जो उसका रिजल्ट आएगा उससे उनकी ब्यूटी, उनकी पर्सनालिटी पूरी निखर के आएगी। और इसके साथ साथ भी डायरेक्टर को जो सीन के लिए ड्रेस की रिक्वायरमेंट है वो भी मैं पूरी कर देती हूँ, इसलिए डायरेक्टर लोग भी मेरे साथ काफी खुश रहते हैं। ममता जी, भानु अथैया से डॉक्टर अचला नागर की बातचीत का ये तोहफा आप हमारे श्रोताओं के लिए लेकर आई विश्व महिला दिवस के मौके पर।
आप खुद विविधा में आई और ये तोहफा लेकर आई, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। यूनुस जी, देखिए, तमाम लेखक और साहित्यकार कहते हैं कि ये स्त्री काल है और ये स्त्री समय चल रहा है, स्त्रियां आगे बढ़ रही हैं, लेखन की दुनिया में आगे बढ़ रही हैं। लेखकों का ये कहना है, मेरा ये कहना है कि स्त्रियां सिर्फ लेखन की दुनिया में आगे नहीं बढ़ रही, बल्कि वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो उड़ान की दुनिया हो, लेखन की दुनिया हो, फिल्मों की दुनिया हो, गीतकारी की दुनिया हो, या फिर संगीत और कला संस्कृति की दुनिया हो। हर जगह वो अपनी उपस्थिति को दर्ज कर रही हैं। तो इसलिए खास तौर से महिला सप्ताह मनाए जाने के एवज में हम ये सब तोहफे लेकर आए। और यूनुस जी, एक शेर याद आ रहा है जो हम अपने छात्र जीवन में अक्सर अपनी सखियों सहेलियों से साझा किया करते थे। साहिर साहब का वो शेर है, उन्हें अपना नहीं सकता मगर इतना भी क्या कम है। क्या बात है। उन्हें अपना नहीं सकता मगर इतना भी क्या कम है कि कुछ मुद्दत हंसी ख्वाबों में खोकर जी लिया मैंने, मोहब्बत तर्क की मैंने, गरिबा सी लिया मैंने, जमाने अब तो खुश हो, जहर ये भी पी लिया मैंने। क्या बात है ममता जी, साहिर तो हमारे प्रिय शायर हैं और गीतकार हैं। आपने साहिर साहब की एक रचना सुनाई, तो अब मेरा मन कर रहा है कि मैं भी साहिर साहब का कुछ आपको सुनाऊं। इरशाद। कि आओ कोई ख्वाब बुने कल के वास्ते, आओ कोई ख्वाब बुने कल के वास्ते, वरना ये रात आज के संगीन दौर की, डस लेगी जानो दिल को कुछ ऐसे कि जानो दिल ता उम्र फिर न कोई हंसी ख्वाब बुन सके। साहिर का वास्ता जो है वो समाज की परेशानियों और समाज की बुराइयों से था। वो इनकी बातें अपनी गजलों, नज्मों, यहाँ तक कि फिल्मी गीतों में लगातार करते रहे। यूनुस जी, साहिर साहब हम सब के पसंदीदा शायर और गीतकार हैं और साहिर साहब की वो जो नज्म है वो सुबह कभी तो आएगी हम सब की पसंदीदा नज्म हो सकती है। और साहिर साहब के गानों को जब हम सुनते हैं, उनकी शायरी को सुनते हैं, तो ऐसे लगता है कि हमारी जिंदगी में, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में वो शामिल है। हमारे गम के समय वो फाहा लगाते हैं और जब हम खुश होते हैं तो वो जैसे उनकी शायरी मुस्कुराती है और हम मुस्कुरा उठते हैं उनके रोमांटिक गानों को सुनकर। बिल्कुल, अभी आप विश्व महिला दिवस की और महिला सप्ताह की बात कर रही थी तो मुझे याद आया, साधना फिल्म में साहिर ने लिखा था, औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। मजेदार बात यह है कि आज के विविधा कार्यक्रम में साहिर लुधियानवी को याद कर रहे हैं, उनके जमाने के, उनके एक बहुत ही मशहूर साथी संगीतकार रवि। इससे पहले कि ये रिकॉर्डिंग मैं प्ले करूं, जरा सुनने वालों को बताइए कि साहिर और रवि के वो कौन कौन से गाने जो आपको पसंद है। यूनुस जी, साहिर साहब की जब बात आती है तो उनके तमाम गाने जहन में तैरने लगते हैं। चूंकि रवि साहब का जिक्र है तो साहिर साहब का लिखा हुआ और रवि का स्वरबद्ध किया गाना हम सुनवाते हैं। फिल्म वक्त, फिल्म हमराज याद आ रही है। आप बताइए कौन सा गाना सुना जाए। वक्त फिल्म का गाना सुना जाए। जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है। मैं रवि साहब से ये गुजारिश करूंगा कि वो ये फरमाएं कि साहिर साहब के कलाम से वो कब पहली बार मुतासिर हुए और कब उन्हें ये मौका मिला कि वो साहिर साहब के साथ काम करें। मैं साहिर साहब से पहली बार मिला जब फिल्म नौजवान बन रही थी।
तो नौजवान फिल्म में मैं कोरस गाने के लिए ट्राई कर रहा था। उसके म्यूजिक डायरेक्टर एस डी बर्मन साहब थे। एस डी बर्मन साहब थे। और मैं कोरस के लिए इसलिए ट्राई कर रहा था कि मैं यहाँ सिंगर बनने आया था। तो मैं कोरस के लिए ट्राई कर रहा था, तो किसी ने कहा आप शायरों को मिलें, क्योंकि शायर जब बताएंगे आपको कि मैं इस म्यूजिक डायरेक्टर के साथ गाना लिख रहा हूँ और गाने में कोरस है। तो पता लगाते लगाते पता लगा कि साहिर साहब नौजवान फिल्म लिख रहे हैं और उसमें कोरस है। आप बिलीव करेंगे कि कारदार स्टूडियो में मेरी मुलाकात हुई। कारदार स्टूडियो में बी आर साहब का भी ऑफिस होता था और बर्मन साहब भी शायद वहीं रिकॉर्डिंग करते थे। टाइम लेके गए थे आप? टेलीफोन किया था आपने उनको? नहीं, मैं डायरेक्ट लेकिन उस जमाने में ऐसे मिला जाता था वो। आप क्योंकि ये आजकल शायद सिस्टम हो गया कि साहब टाइम लीजिए। उस जमाने में तो बस वैसे ही जब साहिर साहब एंटर हुए तभी उनके साथ साथ चले गए थे अंदर। अच्छा। अब बात करते करते उनको पूछा गया ऐसा ऐसे, तो बहुत अखलाक से बड़ा अच्छा। तो बड़े सिंपल वे में उन्होंने कहा भाई देखो मैं तो लिखता हूँ, लेकिन आप गाने आए हैं कोरस गाने, तो आप बर्मन साहब से मिल लीजिए। मैंने कहा ठीक है। बर्मन साहब से मैं मिला और मैंने नौजवान फिल्म का एक कोरस गाने में गाया। बर्मन साहब ने आपको सुना हुआ था पहले? नहीं। गाना कौन सा था वो याद है? कोई कोरस गाना था, ओ मेरे जनक जनक जन जन नन, ओ मेरे सिनी मिनी मिनी मिनी, कोरस गाना। तो ये तो राह चलते जैसी मुलाकात थी। ये राह चलते मुलाकात थी। उसके बाद देखिए वक्त बदलता है, चलता है, करते करते ये हुआ कि मैं हेमंत कुमार साहब का असिस्टेंट हो गया। शर्त, सम्राट, नागिन, दुर्गेश नंदिनी, चंपाकली, ये सारी फिल्मिस्तान की थी, सब में मैं असिस्टेंट था। शर्त फिल्म में एक गाना बड़ा पॉपुलर हुआ था, न ये चांद होगा न तारे रहेंगे मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे, न ये चांद होगा न ये चांद होगा न तारे रहेंगे मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे, न ये चांद होगा। रवि साहब, इस बहाने तो क्या कि सारे संगीतकारों ने, गीतकारों ने, आप जैसे कलाकारों ने और गीतों ने आपके सुनने वालों से ये कह दिया है कि ना ये चांद होगा ना तारे रहेंगे मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। बिल्कुल। मैं ये पूछना चाहती थी कि साहिर साहब की शख्सियत में आपको क्या बहुत ज्यादा पसंद था, और क्योंकि आप बहुत ज्यादा उनके साथ हैं। मैं देखता था कि वो वैसे तो बड़े सिंपल जी, और मेरे साथ उनका काम करने का मतलब मौका मिलता था। रोजाना हम लोग बैठते थे शाम को, स्पेशली जब वो भी अपना काम दिन भर का इधर उधर खत्म कर लेते थे, तो मेरे साथ क्योंकि पिक्चरें बी आर फिल्म्स की ज्यादातर होती थी, काम चलता रहता था। आज की तरह आजकल की तरह नहीं था। उस जमाने में हम रोज बैठते थे, कुछ ना कोई चीज निकलती थी साथ में बैठकर, तो नोट कर लेते थे अच्छा ये अच्छा है। मुझे को पसंद आ जाए उनकी शायरी तो मैं कहता था इसको साथ भी इसको कहीं डालेंगे। तो वहाँ बैठे बैठे बहुत सारी बातें होती रहती थी। हाँ, जो जैसे आपने कहा कि बहुत सारी बातें होती थी म्यूजिक के अलावा, वही हम लोग जानना चाहते हैं। बहुत सारी कौन सी बातें? जैसे एक दिन बैठे बैठे कहने लगे एक बात आपको बताऊं। मैंने कहा फरमाइए। कि मैं कभी कभी लिख लेता हूँ, मैंने 2 लाइन लिखी हैं, देश में इतने झंडे क्यों हैं, देश में इतने झंडे क्यों हैं और सब झंडों में डंडे क्यों हैं। बहुत खूबसूरत, बड़ी मजेदार चीज है, कई दफा कहते थे वो। अच्छा, इस तरह मतलब कुछ मजाज साहब की कुछ शायरी सुनाएंगे या पुराने शायरों की उनके एक किस्से उनको बताते थे। वो टची बड़े थे, जरा सी कोई बात उनको अगर कोई उल्टी बात लगे जो उनको मतलब जनरल ठीक नहीं हो तो उनको बड़ा खराब लगता था। रवि साहब, हमने सुना कि वो अपनी शायरी को लेकर के भी बड़े टची थे और किसी तरह का हेर फेर उसमें पसंद नहीं करते थे। हाँ, हेर फेर का मतलब है कि कई दफा तब्दीली ये जो अपने जो कहते हैं प्रोड्यूसर्स के लड़के वगैरह होते हैं यंग जनरेशन के, वो कई दफा बोलते हैं कि साहब ये वर्ड
तो कहते थे आपको क्या मालूम है ये वर्ड इसमें यहाँ यही फिट होगा, यही अच्छा लगता है। बिल्कुल। जैसे वक्त का गाना लीजिए, ऐ मेरी जोरा जबी, आज क्या कवाली वर्ल्ड फेम है। उसमें कई वर्ड ऐसे थे कि जो कई लोगों ने जोरा जबी लोग आज के ज़माने में सोच रहे हैं मेरी जोरा जबी। तो वो कहने ये समझेंगे लोग, मैंने कहा समझेंगे भाई, ये सब समझते हैं। साहिर साहब ने फिर उसको क्लियर करके, मतलब उनको बड़ा, एक तो वो लिखते नहीं थे ऐसा कि जो कोई जरा इसमें कुछ उंगली रख सके। अच्छा, जो जिस आदमी ने ऐ मेरी जोरा जबी लिखा उसी आदमी ने भजन भी लिखा, और वही आदमी, मैं आपको एक है तो लंबा लेकिन मैं सुनाना चाहूँगा। फिल्म का नाम नीलकमल। आज हिंदुस्तान में कोई शादी होती है तो बाबुल की दुआएं लेती जाकर बगैर। मैं, मेरी खुशनसीबी है कि मेरे 2 गाने थे, एक साहिर साहब ने लिखा और एक दूसरे से शायर साहब थे, उन्होंने लिखा, आज मेरे यार की शादी है। बाबुल की दुआएं तो ऐसा था गाना कि बाबुल की दुआएं, जब गाना मैंने रिकॉर्ड किया, रिहर्सल की, घर में रिहर्सल कर रहा था, तो रफ़ी साहब रो पड़े और गाया भी रफ़ी साहब ने। मैं घबराया, मैंने कहा पता नहीं क्या कोई गलती इसमें, क्या बात है। तो मैंने उनके साथ रो ही रहे हैं उसमें, ज़हीर साहब को बुलाया, मैंने कहा बाहर बुलाकर मैंने कहा क्या बात है, तो वो बोले लड़की की एंगेजमेंट की है तो दिल भर आया। खैर मैंने रिहर्सल तो करा दी, रिहर्सल करा के जब गाना रिकॉर्डिंग करने लगे, रिकॉर्डिंग में भी आप देखेंगे कि रिकॉर्ड में वो जैसे रो रो कर आदमी गा रहे हैं, बहुत फीलिंग है उसमें। अल्फाज इतने खूबसूरत साहिर साहब ने। अब देखिए उसमें एक एक अल्फाज, मैं कहता हूँ कि एक लाइन है उसके अंदर कि बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले, मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। उसमें एक लाइन है कि उस द्वार से भी दुख दूर रहे जिस द्वार से तेरा द्वार मिले, तेरे पड़ोसी को भी तकलीफ ना आए। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले, मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले, बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। साहिर साहब भजन, जैसे मैंने कहा, भजन लिखते थे, जो आप सिचुएशन दें, कव्वाली दें, भजन दें। कोई एक फिल्म आई थी जिसका नाम था नीलकमल, जिसमें ये गाना था बाबुल की दुआएं। उसमें एक और गाना था, ऐसा सटायर वाला गाना था कि महमूद साहब फिल्म में खाली डब्बा खाली बोतल बेच रहे हैं। मन्ना डे साहब ने गाया, मन्ना डे साहब ने गाया गाना, और उसमें शुरू किया महमूद ने कि खाली डब्बा खाली बोतल, और गाना शुरू किया कि खाली डब्बा खाली बोतल ले ले मेरे यार, खाली से मत नफरत करना, खाली सब संसार। वाह वाह। कहते बड़ा बड़ा सर, देखिए क्या, बड़ा बड़ा सर खाली डब्बा, बड़ा बड़ा तन खाली बोतल। देखिए क्या, बड़ा बड़ा सर खाली डब्बा, बड़ा बड़ा तन खाली बोतल, वो भी आधे खाली निकले जिन पे लगा था भरे का लेबल। वो भी आधे खाली निकले जिन पे लगा था भरे का लेबल, हमने इस दुनिया के दिल में झांका है 100 बार, खाली डब्बा खाली बोतल ले ले मेरे यार। दूसरा शेर कहते हैं, भरे थे तब बंगलों में ठहरे, जब भरे होते हैं डब्बा बोतल तो कैसे लोग सजा के अपने घरों में रखते हैं। भरे थे तब बंगलों में ठहरे, खाली हुए तो हम तक पहुंचे। भरे थे तब बंगलों में ठहरे, खाली हुए तो हम तक पहुंचे, महलों की खुशियों के पाले फुटपाथों के गम तक पहुंचे। क्या कहना, क्या बात। महलों की खुशियों के पाले जो अपना महल छोड़कर फुटपाथ पर आ गए, कहते हैं इन शरणार्थियों के सर पर दे दे थोड़ा प्यार, खाली डब्बा खाली बोतल ले ले मेरे। ये शरणार्थी हो गए सब, खाली अपना घर बार छोड़कर फुटपाथ पर आ गए। मगर आखिरी शेर में जो लंबी कहानी शुरू की है साहिर साहब ने, कमाल कर दिया। कहते हैं खाली की गारंटी दूंगा, खाली की गारंटी दूंगा, भरे हुए की क्या गारंटी। क्या बात है। खाली की गारंटी दूंगा, भरे हुए की क्या गारंटी, क्योंकि शहद में गुड़ के मेल का डर है, घी के अंदर तेल का डर है, तंबाकू में घास का खतरा, सेंट में झूठी बास का खतरा, मक्खन में चर्बी की मिलावट, केसर में कागज की खिलावट, मिर्ची में ईंटों की घिसाई, आटे में पत्थर की पिसाई, विस्की अंदर टिंचर घुलता, रबड़ी बीच ब्लॉटिंग तुलता, क्या जाने किस चीज में क्या हो, गरम मसाला लीद भरा हो, खाली की गारंटी दूंगा। क्या बात है। खाली की गारंटी दूंगा, भरे हुए की क्या गारंटी, क्यों दुबधा में पड़ा है प्यारे, झाड़ दे पाकेट खोल दे अंटी, छान पीस कर खुद भर लेना। छान पीस कर खुद भर लेना, जो भी हो दरकार, खाली डब्बा खाली बोतल ले मेरे यार।
अच्छा रवि साहब, मैंने ये बात सुनी है कि वो जब किसी फिल्म के लिए रोमांटिक गाना लिखते थे तो बाकायदा पूछते थे कि कौन हीरोइन है। ये तो ये जब सिचुएशन बताई जाती है फिल्म में तो मालूम हो जाता है कि ये लड़की गा रही है तो लड़की हीरोइन कौन है। सब एक दफा बहुत अच्छा आपको कहते मजाइया चीजें हो जाती हैं। काजल के डायरेक्टर राम महेश्वरी एक दिन साहिर साहब को कुछ अपनी तरफ से कुछ अच्छी चीजें करके लाए। सारे उनके कुछ स्केच बनाकर सेट्स के साहिर साहब को बोले देखिए लड़की यहाँ से एंटर करती है। स्केच दिखाया, फोटो दिखाया, मतलब स्केच बनाया हुआ, हाथ से ड्राइंग किया। ये लड़की यहाँ से एंटर करती है, गार्डन है। गार्डन के बाद हम वर्क पलटा, उन्होंने कहने लगे यहाँ एक छोटा सा आउट हाउस है, मतलब ये कुछ कमरा है, यहाँ वो कुछ आईने वाईने में देखती है और वहाँ से बाहर जाती है। बाहर जाके फिर पूरा बड़ा गार्डन है, वहाँ जाकर ये गाना शुरू करती है। तो साहिर साहब ने एक मजाहिया डायलॉग कहा, कहने के राम महेश्वरी साहब ये आपने सिचुएशन बताई है, लोकेशन। बहुत अच्छा। तो ये इस किस्म की चीजें बड़ी मजेदार होती थी। मैं हंसते हंसते मैंने कहा देखो कमाल की बात है। जबकि मिजाज साहिर साहब का सुनते हैं बहुत संजीदा, बहुत संजीदा, लेकिन हमारे साथ बैठते थे, बड़ी मजे की बातें होती थी। अच्छा रवि साहब, कहीं कभी आपके साथ उनकी कोई लफ्जों को लेके तकरार नहीं हुई कि आप और वो उनका बल्कि क्या होता था, लोगों को पता भी लग जाए, लेकिन मैं चाहूंगा उनकी आदत के बारे में जरूर कि वो क्या करते थे, इतने अगर आपका कोई किसी चीज पर हक है ना, या आपने कोई एक लाइन दी है तो आपको क्रेडिट देना चाहेंगे। वो मैंने एक दो लाइन लिखी थी, बाई चांस वो चोपड़ा साहब को पसंद आ गई। कि धुन फिल्म में एक गाना था जहाँ देवन वर्मा कोठे पर खुद गाना गाते हैं, तो वाइफ को बोला तुम हटो अलग, मैं गाना गाऊंगा। मन्ना डे साहब से मैंने गवाया। साहिर साहब ने बड़ी अच्छी अच्छी गजलें लिख कर आए थे, लेकिन कुछ कहा गया उनको जरा थोड़ी चीपनेस हो इसमें तो अच्छा है जरा से। मेरे पास दो लाइन थी, मैंने कहा चोपड़ा साहब को सुना दी। जुबना से चुनरिया खिसक गई रे, जुबना से चुनरिया खिसक गई रे, दुनिया की नजरिया बहक गई रे, दुनिया की नजरिया बहक गई रे, जुबना से चुनरिया। जब सब बोले ये तो अच्छी है। मैंने कहा रात को साहिर साहब बैठे थे मेरे साथ, लिख कर गई। वो तो बोले साहिर साहब को बोलिए कंप्लीट करें इसको। मैंने साहिर साहब को कहा, मैंने कहा रात को मैंने उनको एक लाइन सुना दी थी, दो लाइनें उनको बड़ी पसंद आई हैं, तो इसको आप कंप्लीट करें। बोले तो बहुत अच्छी है, इसके आगे क्या है, मैंने आगे भी सुना, अंतर ही बहुत अच्छे हैं इसके। तो गाना रिकॉर्ड हो गया। उस जमाने में फैशन था, एक सिस्टम था कि रिकॉर्डिंग कंपनी जो शायर गाना लिखते थे उनसे परमिशन लेने जाते थे कि आई अलाउ यू टू मेक द कैसेट ऑफ माई सॉन्ग और मेक द रिकॉर्ड ऑफ माई सॉन्ग, वरना रिलीज नहीं करते। साहिर साहब के पास पहुंचे तो उन्होंने सब गानों पर साइन कर दिया, वो गाना छोड़ दिया जो मेरा लिखा हुआ था। वो मेरे पास आया कि भाई ऐसे ऐसे, उन्होंने कहा ये गाना उनका लिखा हुआ है, उनसे आप साइन दीजिए। मैंने साहिर साहब को फ़ोन किया, मैंने साहिर साहब ऐसे, मैं इसलिए थोड़ी लिखा था कि मेरे को मेरा नाम उसमें, मैं तो ऐसे आपके ही वर्ड्स हैं सारे बहुत से। नहीं आपने लिखा, आपको बहुत मैंने मना किया, नहीं माने। तो मैंने कहा रिकॉर्ड पर जो भी हो लेकिन स्क्रीन पर मेरा नाम नहीं आएगा। बोला ठीक है। हमने सुना है कि साहिर साहब का काम करने का अंदाज कुछ अलग ही था, चूंकि आपने उनके साथ बहुत काम किया है और वो लिखकर भी ऐसा लाते थे कि माशाअल्लाह कहा जाए। तो आपका इसके बारे में क्या तजुर्बा है? हमने तो ये सुना है कि वो अक्सर सिचुएशन लेकर गायब से हो जाते थे, लोग उन्हें तलाश करते रहते थे, फ़ोन करते रहते थे, मगर मालूम होता था कि साहिर साहब मौजूद नहीं है, हाजिर नहीं है। और अचानक फिर एक दिन फ़ोन आता था रिकॉर्डिंग से कुछ ही रोज़ पहले कि गाना तैयार है, और साहिर साहब जो कुछ लेकर आते थे उसमें से एक लफ्ज़ हिलाना या बदलना नामुमकिन होता था। आपका क्या तजुर्बा है? बहुत ही मूडी थे। उन्होंने दो कलियां फिल्म जी बच्चे का गाना लिखा, बच्चे देखी हुई तो याद है। आप देखिए ऐसा गाना है बच्चों के ऊपर नहीं, बच्चों को कभी कोई गाना नहीं आया। बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन, उसमें एक शेर कैसा है देखिए, खुद रूठें खुद मन जाएं फिर हम जोली बन जाएं, झगड़ा जिसके साथ करें अगले ही पल फिर बात करें। इनको किसी से बैर नहीं, इनके लिए कोई गैर नहीं, इनका भोलापन मिलता है सबको वहां पसारे। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे,
लगती आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे। साहिल लुधियानवी को संगीतकार रवि ने याद किया कुछ इस तरह से, और ये अनमोल रिकॉर्डिंग विविध भारती के संग्रहालय से हम खोजकर खास श्रोताओं के लिए लेकर आए। बिल्कुल, और विविध भारती के संग्रहालय में जाएं, यानी दरवाजा खोलें तो जुगनू चमकते नजर आते हैं। जी बिल्कुल, अनमोल रिकॉर्डिंग्स के जुगनू। जी, ऐसा लगता है कि वहां बहुत देर तक ठहरे रहें और वो पुरानी रिकॉर्डिंग्स निकालें, उन्हें छुएं, देखें और महसूस करें। जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए बाबू मोशाय। यूनुस जी, ये आनंद फिल्म का बहुत ही मशहूर संवाद है और इस संवाद को सुनते हुए राजेश खन्ना का वो चेहरा याद आता है, वो फिल्म याद आती है, और बड़ी ही प्रिय फिल्म रही है हम सबकी आनंद फिल्म, क्योंकि जब भी देखते हैं तो उसमें मुस्कुराने के साथ साथ रोते भी हैं, आंसू भी बहाते हैं। लेकिन आप हमें ये बताइए कि ये संवाद अभी क्यों आपने सुनाया? देखिए, इसकी एक खास वजह है, और वो वजह ये है कि 12 मार्च 1971 को फिल्म आनंद रिलीज हुई थी। ममता जी, आनंद भारतीय सिनेमा की एक कालजयी फिल्म है। ऋषिकेश मुखर्जी ने इसको निर्देशित किया और इसके लेखकों में शामिल थे बिमल दत्ता, गुलजार, डीएन मुखर्जी, ऋषिकेश मुखर्जी और बीरेन त्रिपाठी। और योगेश और गुलजार ने इस फिल्म के गाने लिखे थे और संगीत जो है वो सलील दा का था। आनंद जो है वो जितनी बार भी देखें वो फिल्म उतना ही गहरा असर करती है। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप, यादगार फिल्म है, कालजयी फिल्म है। तो अब इसी बहाने इस फिल्म को हमारे श्रोता फिर से देखें, ये गुजारिश है, और इस फिल्म के बारे में जानकारी तो हासिल करें। बिल्कुल, तो ऐसा करते हैं कि आज के इस विविधा कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं फिल्म आनंद का एक संवाद, और उसके बाद आनंद का वो मशहूर गीत जिंदगी कैसी है पहेली। और कितनी बार मुझे याद दिलाते रहो कि मेरे दिन पूरे हो चुके हैं, मेरा आखिर आ गया है। बाबू मोशाय, आज तक किसी ने अपनी मौत नहीं देखी, लेकिन मैं वो अभागा हूं जो हर रोज, हर पल, हर लम्हा अपनी मौत देख रहा है। तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारी आंखों में। नहीं बाबू मोशाय, नहीं, मैं अपनी मौत देख सकता हूं, लेकिन तुम्हारा ये डरा हुआ चेहरा नहीं देख सकता। कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए। भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय,
कभी तो हंसाए। आनंद फिल्म के इस गाने के बाद यूनुस जी, हमने शुरुआत में तोहफे की बात की थी, तो एक बड़ा ही नायाब तोहफा और है। चरित्र अभिनेता इफ्तिखार से डॉक्टर अचला नागर की ये बातचीत है, कहिए तो सुनवा दी जाए। बिल्कुल, इफ्तिखार का नाम आते ही ऐसा वर्दी में एकदम एक कड़क पुलिस ऑफिसर की छवि उभरती है जहन में, क्योंकि कई फिल्मों में उन्होंने पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाया है। सुनते हैं ये बातचीत। नमस्कार इफ्तिखार साहब। नमस्ते हस्ता जी। आज आपको यानी कि यहाँ देखकर इस तरह से कुछ अजीब सा तो लग रहा है, लेकिन शायद वजह ये हो कि आपको एक खास वर्दी में देखने की आदत पड़ गई है हमको भी और हमारे श्रोताओं को भी। और वैसे आपकी वक्त की पाबंदी, आपकी चुस्ती, आपकी फुर्ती देखकर लगता है कि आपको फिल्मों के बजाय पुलिस में ही होना चाहिए था। ये कई लोग मुझसे कह चुके हैं। हाँ जी। होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन अब करीब करीब पुलिस में ही हूँ, समझिए। मतलब यानी इतनी पिक्चरों में रोल कर चुका हूँ पुलिस के कि अब तो पुलिस वाले भी अक्सर धोखा खा जाते हैं। अच्छा जी हाँ। ऐसा कभी हुआ आपके साथ? कई मरता। हाँ। एक मरता मैं एक तरफ से गुजर रहा था, इत्तेफाक से रॉन्ग टर्निंग मैंने ले ली। हाँ। वो रास्ता आने के लिए सही नहीं था उस वक्त, नो एंट्री वाला मामला था। तो जैसे ही मैंने टर्न लिया, रात का वक्त था, तो एक साहब सिपाही कोने में कहीं छुपे हुए खड़े थे। वो फौरन डायरी निकालते हुए आए, भागते हुए आए, रुको रुको, थामा थामा। मैं रुक गया, भाई गाड़ी चला रहा था। हाँ। तो जैसे ही रुका, वो मेरे करीब आए, मुझे देखा उन्होंने, देख करके सलाम मारा। कहने लगे, ओ साहब आप हैं यहाँ पे, हाँ जाइए जाइए। तो अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है। देखिए, हमारा जो ख्याल था बिल्कुल सही था। वैसे इफ्तिखार साहब एक बात बताइए, ये जो आप फिल्म में आए, तो ये आना एक पहले से सोची समझी बात थी या एक इत्तेफाक था कि आप फिल्म से जुड़े? क्योंकि मैंने आपकी बनाई कुछ पेंटिंग्स देखी हैं और कहीं ये भी पढ़ा था कि आपने अशोक कुमार साहब को भी पेंटिंग सिखलाई थी। जी हाँ। तो वहां से इस तरफ मुड़ाना? ये नहीं, ये तो पेंटिंग सिखाने का सिलसिला जो है ये तो बाद में शुरू हुआ। वो तो ऐसे ही मजाक था एक तरीके से। लेकिन ये आपने एक लफ्ज अच्छा इस्तेमाल किया था कि फिल्म में आना जो है वो मेरे लिए एक इत्तेफाक था। अच्छा। मैं फिल्म में आने का इतना ज्यादा शौक नहीं था, मुझे गाने का भी शौक था। वो तो आपकी जाहिर है, आपकी आवाज बतला रही है। वो आवाज तो अब ऐसे ही हो गई है, सिगरेट पी पी के, और वो उम्र का तकाजा है, उसके बाद तो आवाज खराब हो ही जाती है थोड़ी बहुत। लेकिन उस जमाने में वहाँ मैं सैगल साहब और पंकज मलिक और ये वो इस किस्म के गाने काफी गा लिया करता था। उस जमाने में लोग यही गाते थे। जी हाँ। और गाने के सिलसिले में कलकत्ते भी गया था। अच्छा। मैं लखनऊ आर्ट स्कूल में, स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट उसका नाम था उस जमाने में, वहाँ पढ़ता भी था, पेंटिंग सीखता था, फाइन आर्ट्स। तो वो करने के बाद मैं लखनऊ से और कानपुर से कलकत्ते घूमने के लिए गया था कुछ दोस्तों के साथ। वहाँ HMV पहुंच गया। HMV वालों ने पकड़ लिया मुझे, कहने लगे साहब आप रिकॉर्डिंग कीजिए। तो वहाँ गाना भी गाया। वहाँ दो और मुर्गे बैठे हुए रिकॉर्डिंग किया करते थे, एक तलत महमूद उसका नाम था। अच्छा। और दूसरे हेमंत कुमार साहब थे। ये भी नए नए थे बिल्कुल। इनका एक एक रिकॉर्ड बन चुका था। तलत का था तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी, और हेमंत का भी एक और आ चुका था। तो वहां से मुझे कमलदास गुप्ता जो म्यूजिक डायरेक्टर थे उन्होंने सुना और मुझे पकड़ के ले गए। कहने लगे नहीं तुम देखने में अच्छा है। मेरी 23 साल की उम्र थी मुश्किल से। तो पकड़ के ले गए, कहने लगे फिल्म में काम करो। और अच्छे मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर थे। उन्होंने जवाब और हस्पताल 2 पिक्चरों का म्यूजिक दिया हुआ था और ये हिट पिक्चरें थी। तो अपनी कंपनी में ले जाके उन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर बना दिया मुझे। अच्छा अच्छा, म्यूजिक डायरेक्टर, सॉरी हीरो बना दिया। हाँ। यानी ये म्यूजिक डायरेक्टर थे जी। इन्होंने ले जाके मुझे हीरो बना दिया। वो दिमाग में म्यूजिक छाया हुआ है ना, मैं क्या करूं। कोई बात नहीं, मतलब आप किसी न किसी तरह फिल्म से जुड़े। जी हाँ। अच्छा। वो फिल्म में नहीं इस तरह से नहीं आता तो शायद म्यूजिक डायरेक्शन में चला जाता। हाँ। या आर्ट डायरेक्टर बन जाता, मालूम नहीं क्या होता। वैसे आपने आर्ट डायरेक्शन भी किया है कुछ फिल्मों में? नहीं, कहाँ किया है, तौबा कीजिए। फिल्म संघर्ष में शायद? नहीं, असिस्टेंट था मैं। अच्छा जी। रोल भी किया है, असिस्टेंट भी था। तो ये तो आपने बताया कि इस तरह से आपका एक इत्तेफाक रहा फिल्मों से जुड़ना। हाँ। लेकिन अभी आपने बताया कि आप लोग और नौजवानों की तरह सहगल साहब के गाने गाया करते थे। हाँ। तो सहगल साहब से आपका परिचय सबसे पहले किस तरह हुआ और कहाँ हुआ? सहगल साहब के बारे में हम लोगों को कुछ पता नहीं था कि सहगल साहब क्या है। सहगल नाम उस जमाने में कोई जानता ही नहीं था दुनिया में। सिर्फ ये मालूम था कि एक बहुत पॉपुलर गाने वाला कोई या एक्टर देवदास फिल्म में आया। देखने में कुछ ऐसी वैसी शक्ल भी थी
तो न ये मालूम था कि हिंदू हैं, मुसलमान हैं, पंजाब के हैं या मुरादाबाद के हैं या बंगाल के हैं, तो किसी को कुछ नहीं मालूम था उनके बारे में। वैसे भी देखिए कलाकार की कोई जगह नहीं होती, वो तो सारा जहां हमारा वाली बात होती है। बिल्कुल सही है साहब, मेरा भी कुछ ऐसा ही हो गया है। तो ये हम लोग लड़ा करते थे, वो कहता था नहीं पंजाब के हैं, वो कहता था नहीं यूपी के हैं, वो कहता था नहीं बंगाल के हैं, क्योंकि बंगाली पिक्चरों में भी गाना गाते थे और काम करते थे। तो ये चलता रहता था झगड़ा। तो कानपुर में सुबह सुबह घर पे वालिद साहब उठे और उन्होंने कहा कि देखो आज जाना नहीं, सहगल साहब घर पे आ रहे हैं खाना खाने के लिए दोपहर को। तो संडे का दिन था। मैंने कहा कि सहगल कौन? कहने लगे वही तुम्हारा सहगल जिसके लिए तुम लोग दीवाने हो सबके सब आजकल। तो हमने कहा है सहगल को आप कैसे जानते हैं? तो कहने लगे सहगल को इस तरह जानते हैं कि जालंधर के रहने वाले हमारे शहर के। तो बस साइकिल उठाई मैंने और सब दोस्तों को जाके एकदम से खबर की कि भाई सहगल साहब हमारे घर पे आ रहे हैं, चलो चलो चलो। तो जितने दोस्त दीवाने थे और जो अपने खास दोस्त थे सब भागे भागे आए और साइकिल वालिद साहब के सामने तो कोई खड़ा नहीं हो सकता था, न मैं न दोस्त। तो पीछे घर के साइकिल सर्वेंट्स क्वार्टर की तरफ ले जाके गाड़ी खड़ी कर दी और वहां साइकिल छुपा के अपने आराम से पीछे से झांक झांक के देख रहे हैं कि सहगल साहब आएंगे। सहगल साहब आए नहीं। फिर अल्टीमेटली मैं भेजा गया जिस होटल में वो ठहरे थे, वहां से जाकर के खबर की, मालूम हुआ कि वो निकल चुके हैं। फिर बाद में साइकिल एक गाड़ी आई साहब, उस गाड़ी की छत ऊपर की खुली हुई थी। उसमें एक मुंडी निकली हुई थी ऊपर। सर में बाल नहीं थे। अच्छा। लंबा सा एक सर निकला हुआ और वो थे सहगल साहब। वाह ये बात हुई, बगैर छत की गाड़ी और उसमें से एक सिर और वो सहगल साहब था। नहीं छत होती थी लेकिन ऊपर की छत एक स्लाइड हो जाती थी, तो एक स्क्वायर टाइप की या रेक्टेंगल टाइप की जगह खुल जाया करती थी ऊपर, तो वो खुली हुई थी क्योंकि वो बैठ नहीं पाते, काफी लंबे थे वो। अच्छा एक बात बताइए, जबकि आप गा भी लेते थे तो आपने फिल्मों में अभिनय के साथ साथ सहगल साहब की तरह गाने भी गाए होंगे, या नहीं गाए तो क्यों नहीं गाए? ये मैं आपको बताऊं, जब HMV में मैंने गाना गाया तो वो तो प्राइवेट गाने थे, एक दो रिकॉर्ड किए हिंदी एक बंगाली। रोल इत्तेफाक से ऐसे मिले, मेरी शक्ल गाने वाले हीरो की तरह नहीं थी। ये मेरी बदकिस्मती कही। वो पिच के गाल उस वक्त भी थे, वो अब भी हैं। तो गाने वाला चूंकि नहीं दिखाई देता था तो रोल मुझे कुछ रफ एंड टफ, सेहत अच्छी थी थोड़ी, तो रफ एंड टफ टाइप के रोल उस वक्त मिलते थे। वैसे आपने हीरो के रोल तो किए हैं कई फिल्म में? 7-8 पिक्चरों में किए हैं। तो वो रोल जैसा मैं अर्ज कर रहा हूँ कि गाने वाले हीरो के रोल नहीं थे। अच्छा, मारा मारी करने वाले हीरो नहीं, कुछ डांट डपट वाले, कुछ गांव का दादा है या कुछ इस किस्म का है, धोती और आधी बनियान पहने हुए गांव में रोब जमाता फिरता है, इस किस्म के रोल होते थे। तो वो सब किए वहां कलकत्ते में। तो गाना चूंकि नहीं मिला तो वो तलत महमूद गाते रहे और हम एक्टिंग करते रहे। इफ्तिखार साहब, अभी तक आपने देखिए मैं समझती हूँ सैकड़ों फिल्मों में सब तरह के रोल किए हैं, लेकिन जो जिस बात से हमने शुरुआत की थी इस प्रोग्राम की, वो वर्दी वाली बात जो है वो हमारे श्रोताओं, हमारे दर्शकों से इस बुरी तरह चिपकी हुई है कि घूम फिर के मुझे वहीं आना पड़ रहा है। सवाल ये है कि ये जो वर्दी आपके गले क्यों पड़ गई? वही तो मैं भी कहता हूँ कि वो वर्दी चिपकी हुई है, वो भी जैसा आपने वो लफ्ज इस्तेमाल किया था इत्तेफाक। हाँ जी, वो इत्तेफाक से ही चिपकी हुई है मेरे साथ। तो उसकी कोई इतिहास होगा, कोई हिस्ट्री होगी? है, बताता हूँ आपको। एक दो पिक्चर में तो बहुत पहले यूनिफॉर्म पहनी थी, वर्दी पहनी थी, इंस्पेक्टर भी बना था, लेकिन कोई परवाह करता नहीं था। मेरी परवाह भी नहीं की, लोगों ने उस वर्दी की भी परवाह नहीं की। लेकिन एक पिक्चर चोपड़ा साहब ने बनाई, BR चोपड़ा, वो उस पिक्चर का नाम था इत्तेफाक। ये भी इत्तेफाक। देखिए मैं वही इत्तेफाक घड़ी घड़ी इसीलिए इत्तेफाक पे जोर दे रहा हूँ। तो वो इत्तेफाक पिक्चर जो थी, उस इत्तेफाक पिक्चर में उन्होंने एक रोल बहुत पसंद किया हुआ था। वो कहने लगे ये तुम ही करोगे। वो कुछ बीच में इत्तेफाक ऐसा हो रहा था कि वो मुझे दूसरी पिक्चर में डेट्स दी हुई थी मैंने, और शायद मैं ये कैंसिल कर रहा था पिक्चर। अब चोपड़ा साहब बहुत परेशान, कहने लगे नहीं भाई ये तो आप ही को करना पड़ेगा। खैर वो बहुत लंबी कहानी है, वो समहाउ मैनेज कर आके हम लोगों ने वो अरेंज की और वो शूटिंग इत्तेफाक की हुई और इत्तेफाक पिक्चर हिट हो गई। और वो इत्तेफाक की बात है कि वो वर्दी चिपक गई, हिट हो गई। जी हाँ, उसके बाद से वर्दी चिपकी हुई है अभी तक। और वैसे एक बात बताइए इफ्तिखार साहब जी, कि क्या आपका मन नहीं चाहता कि आपको अलग अलग तरह के किरदार जीने का मौका मिले? मन तो बहुत चाहता है, और आप शायद देख भी रही हैं असला जी कि मैं अलग अलग किस्म के रोल कर रहा हूँ। एक पिक्चर तलाक तलाक है, ये भी आप जानती हैं कि मैं क्या रोल कर रहा हूँ। बुढ़ा, गरीब, घर का नौकर,
नवाब साहब की हवेली का घर का नौकर, दाढ़ी बढ़ी हुई, कमर झुकी हुई, तो इस किस्म के रोल भी करता हूँ। नूरी में भी एक रोल किया था जो लोगों को पसंद आया, दुल्हन वही में भी किया, और भी इस तरह से यानी विलेन भी कर लेता हूँ जहाँ मौका आता है। तो अच्छा, ये बताइए कि आप जब कोई रोल करने वाले होते हैं तो उसको बिल्कुल मैकेनिकल ढंग से करते हैं या उस रोल में आपका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है? आजकल इन्वॉल्वमेंट का वक्त मेरा ख्याल है आर्टिस्ट को बहुत कम मिलता है, इसलिए कि इतनी ज्यादा पिक्चरें आदमी को करनी पड़ती हैं, इतने ज्यादा रोल मिलने लग जाते हैं, इतने पैसे मिलने लग जाते हैं आर्टिस्ट को कि फिर वो धड़ाधड़ पिक्चरें साइन कर लेते हैं। मैं सब लोगों की बात कर रहा हूँ, अपनी ही नहीं। तो वो फिर इतना वक्त एक पिक्चर को नहीं दे पाते। हम तो चाहते हैं कि एक पिक्चर एक वक्त में बने ताकि उसी पे कंसंट्रेट कर सकें और वो महीने, 2 महीने, 3 महीने में खत्म हो और हमें वो पैसे उतने ही अरसे में वहां से मिल जाएं। वो होता नहीं। वो 2 दिन की डेट लेते हैं, कहते हैं कि साहब वो फलाना आर्टिस्ट नहीं मिल रहा है, फलाना नहीं मिल रहा है। अब इंसान बैठा तो रहेगा नहीं, तो वो इतने अरसे में दूसरी पिक्चर साइन कर लेता है, उसकी शूटिंग करता है, अब इस पिक्चर को भूल जाता है। तो अब ये पिक्चर जो साइन की हुई है उसमें इन्वॉल्व कैसे रहेगा जब 2-3 या 4 महीने के बाद या अक्सर 3-3 साल के बाद उसकी शूटिंग होगी, तो इन्वॉल्वमेंट तो हो नहीं सकता। ज्यादातर मैकेनिकल होती है, लेकिन पुराने आर्टिस्ट जो हैं उस मैकेनिकल एक्टिंग को भी नेचुरल इस तरीके से कर लेते हैं कि वो नेचुरल ही लगती है। अभी आपने ये जो बात उठाई, आजकल अधिक वक्त की कमी या कह लीजिए बहुत तेज जो चाल है जिंदगी की, उसकी वजह से अभी आपने कहा कि इन्वॉल्वमेंट मुश्किल है। तो इस आजकल और बीते हुए वक्त की बात अगर हम देखें तो आपने तो एक लंबा वक्त इस फिल्म इंडस्ट्री में गुजारा है, तो आप ये बतलाएं कि इस फिल्म इंडस्ट्री ने इस बीच क्या खोया, क्या पाया, क्या बहुत अच्छी बातें जुड़ी, क्या कुछ गलत अच्छी बातें हमने हाथ से खोई, इसके बारे में आप कुछ रोशनी डालें। जी हाँ, काफी खोया भी और कुछ पाया भी। खोया ये कि एक जमाने में सब लोग एक कंपनी का ही एक आर्टिस्ट इंसान होता था और भाईचारा ज्यादा था। सब लोग इकट्ठा रोज मिलते थे, आपस में दोस्ती होती थी, प्लान करके काम करते थे, यानी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, आर्टिस्ट सब मिलकर तो आपस में ही डिस्कस करके फैसला कर लेते थे और बहुत प्यार से और बहुत अच्छा काम होता था और कोई जल्दबाजी नहीं थी। अपने स्टूडियो होते थे प्रोड्यूसर लोगों के, तो शूटिंग हो रही है तो बहुत अच्छा है, नहीं हो रही तो सेट खड़ा हुआ है, आराम से जब तैयार हो जाएंगे या किसी की तबीयत खराब है जब अच्छी होगी तब शूटिंग करेंगे, कोई परेशानी नहीं होती थी। लेकिन आजकल वो बात नहीं है, आजकल भाग दौड़ ज्यादा है। अगर ये कोई बीमार है या कोई नहीं आ रहा है तो वो सेट कैंसिल करो, दूसरे को बुला लो, पकड़ो, देखो भाई डेट खाली है कि नहीं उसकी, कोई नहीं मिलता है, इफ्तार को बुला लो, वर्दी पहना दो। तो आजकल ये हो रहा है। ये देखिए फर्क है। देखिए दूसरी चीज, पहले के आर्टिस्ट जो थे या पहले जिस तरह काम होता था, वक्त पे पहुंचकर और वक्त पे ही हर चीज शुरू होती है। जैसे 9:30 का शिफ्ट है, 9 बजे का है, तो हर आर्टिस्ट 9 बजे तैयार, ये नहीं कि 9 बजे सेट पे पहुंचे, आई मीन स्टूडियो में पहुंचे, 9 बजे मेकअप करके तैयार होके यानी सेट पे मौजूद होता था। चाहे आप 8 बजे आइए मगर तैयार होके आप वहां पहुंच जाइए वक्त पर। आजकल वो बात नहीं है। कुछ बातें जो हमने पाई, अच्छी बातें ली, उनमें आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे एक्टिंग के बारे में आपका क्या राय है और टेक्निक्स के बारे में आप क्या कहते हैं? अच्छी बातें यही हैं जो आपने दोनों कही कि एक तो टेक्निक पहले के मुकाबले में बहुत डेवलप हो गया है जी। हमारे पास इक्विपमेंट बहुत अच्छे किस्म का और लेटेस्ट आया हुआ है। जितने टेक्नीशियन हैं बहुत ही वेल ट्रेन्ड, जिसे कहते हैं, काफी सीखे हुए और समझदार हैं। बहुत अच्छी फोटोग्राफी होती है, बहुत अच्छा साउंड डिपार्टमेंट हमारे यहाँ है सब पूरी इंडस्ट्री में। उसके अलावा अपने एडिटिंग बहुत अच्छी होती है, बहुत ही समझदार लोग हैं। हमारे यहाँ लेबोरेटरीज अच्छी हैं, प्रिंटिंग अच्छी होती है, यानी हॉलीवुड का मुकाबला हम करते हैं कई फिल्मों में। उसके अलावा एक्टिंग का जहाँ तक ताल्लुक है, पहले के मुकाबले में अब एक्टर्स जो हैं, लड़के आए हुए, ये ज्यादा अच्छी एक्टिंग करते हैं। और आजकल के आर्टिस्ट जो आ रहे हैं लड़के, ये मॉडर्न थिएटर से जो सीख के आते हैं या इंस्टीट्यूट से सीख के आते हैं, ये लोग बहुत उम्दा हैं। इसलिए कि आजकल मॉडर्न थिएटर्स भी नए तरीके की एक्टिंग करते हैं और इन लोगों को फिल्म में आने के बाद ज्यादा परेशानी नहीं होती है। बहुत अच्छे अच्छे लड़के हैं। सिर्फ इनसे मुझे यही कहना है कि वक्त पे आना,
बड़ों से तमीज के साथ बात करना, इसलिए नहीं कह रहा हूँ मैं बड़ा हूँ, माफ कीजिएगा। श्रोताओं से ये बता दें कि जाने माने चरित्र अभिनेता इफ्तिखार से ये थी डॉक्टर अचला नागर की बातचीत। बिल्कुल ममता जी, और इस हफ्ते एक बहुत ही मशहूर फिल्मी दुनिया की गीतकार हैं जिनका जन्मदिन बीता है 9 मार्च को, कमर जलालाबादी का जी। उनका करियर बहुत लंबा रहा है और कई बेमिसाल गाने ऐसे हैं जो कमर जलालाबादी ने लिखे हैं और हम उन गानों को उनसे जोड़ कर नहीं देखते, क्योंकि अमूमन गीतकार और गाने का जो जोड़ है वो हमें याद नहीं रहता कि कौन सा गाना किस गीतकार ने लिखा है। किशोर कुमार की आवाज में ये गाना सुनिए और सलाम कीजिए कमर जलालाबादी की प्रतिभा को। गुनी जनो रे भक्त जनो, गुनी जनो भक्त जनो, हरि नाम से नाता रे जोड़ो भाई, माया से मुंह मोड़ो रे। जगत नारायण की जय जय बोलो बोलो, नगद नारायण को छोड़ो रे, बोलो रे जगत नारायण। अगर ऐसा ना हुआ तो सलीम तुम्हें जीने नहीं देगा और अनारकली हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। ये संवाद जैसे ही सुना तो हमें पृथ्वीराज कपूर की याद आई, दिलीप साहब की याद आई, जहन में ये छवियां आई, और लेकिन लग रहा है कि बात कुछ और है। आप कुछ सरप्राइज दे रहे हैं हमारे श्रोताओं को, बताइए सीधे सीधे क्या सुनवाना है। देखिए ऐसा है कि इस हफ्ते के आसिफ साहब की याद का दिन बीता, जिन्होंने एक नायाब हीरा रचा फिल्म मुगल आजम के रूप में। मुगल आजम और लव एंड गॉड उनकी बड़ी कालजयी फिल्में रही हैं और मुगल आजम के तो बहुत सारे ऐसे डायलॉग हैं जो लोगों को याद रह जाते हैं। मुगल आजम के डायलॉग ही नहीं, मुगल आजम के गाने भी बेमिसाल हैं, यादगार हैं। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। ममता जी, विविधा कार्यक्रम के इस अंक में एक तरफ तो साहिर लुधियानवी थे, दूसरी तरफ भानु अथैया, हमने इफ्तिखार की बातें की, के आसिफ और कमर जलालाबादी की बातें भी की, और इस कार्यक्रम में आपके आने से बहुत आनंद आया। तो अब चलें संग्रहालय की तरफ, जहां यादों के जुगनू चमकते हैं, क्योंकि अब आज के इस कार्यक्रम का वक्त तो हो रहा है खत्म। देखिए यूनुस जी, अगर फिर से हम संग्रहालय की ओर जाएंगे तो अपने कार्यक्रम का समय बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए फिलहाल के लिए विराम देते हैं। संग्रहालय की ओर हम विविधा के अगले अंक के साथ चलेंगे। तो बिल्कुल, आज की ये बातचीत, विविधा का ये अंक यहीं खत्म होता है। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता हैं हर्षवर्धन गवई। अब यूनुस खान और ममता सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार। ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।